किशोर कुमार एक ऐसे सिंगर हैं जिनके गाने बच्चे, बूढ़े और जवान सभी सुनते हैं। किसी भी उम्र का इंसान हो, किशोर दा के किसी ना किसी गाने से जुड़ाव जरूर महसूस करता है। किशोर दा के पास मल्टीपल टैलेंट था। एक बेहतरीन सिंगर होने के साथ साथ किशोर कुमार अच्छी खासी एक्टिंग भी कर लेते थे, गाने लिखते थे, डायलॉग लिखते थे। लेकिन उन्होंने एक्टिंग करना छोड़ दिया क्योंकि उन्हें असली मज़ा गाने में ही आता था। आज के दौर के सिंगर और यूट्यूबर सनम पुरी के गाने तो आपने ज़रूर सुने होंगे। मेरे सपनों की रानी, नीले नीले अंबर पर, ऐसे हज़ारों गाने किशोर कुमार के हैं जो आपको एक अलग ही जोन में ले जाते हैं। यहाँ एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, मैं जितने भी लोगों को जानता हूँ जो म्यूज़िक का शौक़ रखते हैं, उनकी लाइफ में एक दौर ऐसा ज़रूर आता है जब वो किशोर कुमार के फ़ैन बन जाते हैं। और जब वो किशोर कुमार के गाने सुनने लगते हैं तो एक अजीब सा ठहराव, शांति, सुकून उनकी पर्सनैलिटी में आ जाता है। आने वाला पल जाने वाला है, इस गाने को आप शाम के वक्त सुनिए, आपको एक नई अनजानी फीलिंग और एहसास से भर देगा ये गाना। कैसी थी किशोर दा की ज़िंदगी? बेहतरीन एक्टर अशोक कुमार की महफिलों में बचपन में गाना गाते गाते कैसे बन गए किशोर कुमार इतने बड़े सुपरस्टार? कैसे उन्होंने इंदिरा गांधी सरकार के 2 अफसरों को अपने घर से भगा दिया? और क्यों बेहद खूबसूरत एक्ट्रेस मधुबाला समेत 4 शादियां करने के बाद भी अकेले से पड़ गए थे किशोर कुमार? जानेंगे स्टोरी बाबा की आज की इस कहानी में, जिसका नाम है मेरे ये गीत याद रखना। किशोर के बड़े भाई अशोक कुमार उस दौर के बहुत बड़े सुपरस्टार माने जाते थे, जिसके चलते उनके घर पर अक्सर पार्टियां होती थी। उन पार्टीज के दौरान अशोक कुमार किशोर को बुलाते और बोलते गाना गाओ। महज 10-11 साल के किशोर एक गाने के लिए 25 पैसे लेते थे, लेकिन किशोर कुमार अपने आदरणीय और जिनको वो बहुत मानते थे यानी कुंदन लाल सहगल का गाना सुनाने के लिए वो पूरा 1 रुपया वसूलते थे। किशोर कुमार कुंदन लाल सहगल यानी कि केएल सहगल को अपना गुरु मानते थे और उनकी बहुत इज्जत करते थे। यहाँ तक कि 70 के दशक के शुरुआत में जब किशोर कुमार को एक बड़ी अमाउंट ऑफर हुई, ये ऑफर थी केएल सहगल के गानों को रिकॉर्ड करने की, लेकिन उन्होंने सीधे मना कर दिया। वो बोले, लोग कहेंगे किशोर अपने आप को कुंदन लाल से बड़ा समझने लगा है। पार्टीज में गाते गाते आभास कुमार गांगुली उर्फ किशोर कुमार एक सुपरस्टार बड़े भाई की छत्रछाया में बम्बई पहुंचे। 16-17 साल के किशोर कुमार गायक बनना चाहते थे पर एक्टर बन गए। हालांकि एक्टिंग उन्होंने बेमन से की, लेकिन फिर भी वो एक सफल अभिनेता बन चुके थे। लेकिन उनका गाने में ही मन लगता था और जब एस.डी. बर्मन और किशोर कुमार की जोड़ी बनी तो हिंदुस्तान संगीत का एक नया फ्लेवर निकल कर आया। सिंगिंग की दुनिया में बॉलीवुड में यॉडलिंग की शुरुआत उन्होंने की। यॉडलिंग के चलते ही उनकी इडले उडले वाली खुशमिजाज छवि बनी और जीवन भर उनके साथ जुड़ी रही। लेकिन जो खुशी किशोर दा ने अपने गानों में दिखाई, वो खुशी उनकी ज़िंदगी से अक्सर दूर जाती रही और जिसकी वजह थी उनकी पर्सनल लाइफ। ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना जैसे गानों से गुदगुदाने वाले इस फनकार ने 4 शादियां की, जिनमें से 3 का बुरा अंत हुआ। बॉलीवुड इंडस्ट्री की सबसे ज़्यादा खूबसूरत माने जाने वाली एक्ट्रेस मधुबाला उनकी दूसरी पत्नी थी, जिनके साथ उन्होंने 9 मुश्किल साल गुजारे। शादी के समय किशोर जानते थे कि मधुबाला को दिल की बीमारी है। शादी के बाद अधिकतर समय मधुबाला बेड रेस्ट पर ही थी। 1969 में उनकी दर्दनाक मृत्यु से पहले किशोर ने उनकी बहुत सेवा की। हालांकि उसके बाद उन्होंने 2 शादियां और की, लेकिन वे मधुबाला जैसी खूबसूरत इंसान की ऐसी मौत के दर्द को कभी भुला नहीं पाए। बताया जाता है कि किशोर कुमार ने मधुबाला के प्यार में मुस्लिम धर्म अपना लिया था। उन्होंने अपना नाम भी बदलकर करीम अब्दुल्ला रख लिया था। उनकी पहली शादी रूमा ठाकुरता से 1951 में हुई थी। हालांकि ये शादी ज़्यादा दिन टिक नहीं सकी। उसके बाद उन्होंने मधुबाला से 1960 में शादी की। इसके बाद उन्होंने 1976 में योगिता बाली से शादी की, लेकिन 2 साल के भीतर ही दोनों का तलाक हो गया। उसके बाद उन्होंने विधवा अभिनेत्री लीना चंद्रवरकर के साथ शादी की, जो उनके आखिरी समय तक साथ रही। भीड़ भड़के और पार्टी से दूर रहने वाले शांति प्रिय किशोर को पेड़ पौधों से बहुत लगाव था। अपने बगीचे में लगे पेड़ों को उन्होंने जनार्दन, गंगाधर, रघुनंदन, जगन्नाथ जैसे नाम दे रखे थे और वो उन्हें अपना सबसे प्रिय मित्र मानते थे। हालांकि किशोर कुमार एक खुशमिजाज व्यक्तित्व के मालिक थे, लेकिन जहां ज़रूरत पड़ती थी वो व्यंग्यात्मक और कड़ा रुख भी अपनाते थे।
एक बार 1975 में जब इमरजेंसी लगी तो इंदिरा गांधी ने अपनी पॉलिसीज को लेकर एक कार्यक्रम बनाया और उसके प्रचार के लिए अपने खास विद्याचरण शुक्ल को सूचना मंत्री बनाया। विद्याचरण जानते थे कि फिल्मों से लोगों का खासा लगाव है। उनके बहुत से फिल्म वालों के साथ नज़दीकी संबंध थे। वो वक्त तानाशाही का था। कांग्रेस की तरफ से किशोर कुमार को बम्बई में यूथ कांग्रेस की एक रैली में गाने को कहा गया। उन्होंने साफ मना कर दिया। विद्याचरण शुक्ल चाहते थे कि इंदिरा गांधी और उनके प्रोग्राम पर गाने बनाए जाएं और उस वक्त के मशहूर सिंगर्स को उसमें शामिल किया जाए। सूचना मंत्री के ऑर्डर पर सूचना मंत्रालय के कुछ अफसर इस सिलसिले में किशोर कुमार से मिलने बम्बई गए। उन्होंने जाकर किशोर कुमार से बात की। उन्होंने किशोर कुमार को बताया कि उन्होंने कुछ इस तरह से गीत गाने हैं। सरकार की प्रशंसा में और खबरों के मुताबिक किशोर ने गालियां देते हुए इन अफसरों को अपने घर से भगा दिया। किशोर कुमार की इस बात से मौजूदा सरकारी तंत्र नाराज हो गया और एक के बाद एक बैन किशोर कुमार के गानों पर लगते गए। रिटर्न ऑर्डर्स जारी किए गए। आकाशवाणी और दूरदर्शन पर किशोर कुमार के गाए सभी गीतों का टेलीकास्ट बैन कर दिया गया। और भी बहुत कुछ किया गया, लेकिन धीरे धीरे इस तानाशाही के खिलाफ आवाजें उठने लगी। देव आनंद, विजय आनंद, राजकुमार, वी शांताराम, उत्तम कुमार और सत्यजीत रे जैसे लोगों ने झुकने से मना कर दिया। सत्यजीत रे ने तो इंदिरा गांधी के उस ऑफर तक को ठुकरा दिया जिसके चलते उन्हें जवाहरलाल नेहरू पर बनने वाली एक फिल्म को डायरेक्ट करना था। किशोर कुमार से जुड़े हजारों किस्से हैं जो समय समय पर उनके साथ काम कर चुके लोगों ने बताए हैं। लेकिन क्या आपको पता है किशोर कुमार लड़की की आवाज़ में भी गा सकते थे? आके सीधी लगे दिल पे इस गाने में उन्होंने मेल फीमेल दोनों आवाज़ों में गाया है। 1987 में किशोर कुमार ने फिल्मों से संन्यास लेने के बाद वापस अपने गांव खंडवा लौटने का निर्णय लिया था। लेकिन 13 अक्टूबर 1987 को किशोर कुमार को दिल का दौरा पड़ा और वो शख्स जिसने बेहद सुपरहिट गाना गाया था, कभी अलविदा ना कहना, उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना।